नीतियों को जिसने अवसर में बदला, कारोबार को जिसने शून्य से शिखर तक पहुंचाया, अन्नदाताओं को सफलता का मंत्र सिखाया, खेती को फायदे का सौदा बनाया। नमस्कार भारत, गेम चेंजर विद एमजे के एपिसोड में मैं आज पहुंच चुका हूं इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल जी से मिलने के लिए। मैं इंटरव्यू चालू करूं उससे पहले मैं अपनी 2 लाइनों से शुरुआत करना चाहूंगा जो इस प्रकार है। चीर देता है धरती का सीना, चीर देता है धरती का सीना, वो अपना पसीना बहा के। वो इंसान नहीं, वो देश का कैसा किसान कहलाता है। किसान के हितों में बात करने वाले, किसान के हितों में सोचने वाले ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने आया हूं मैं, जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार। नमस्कार। तो राजेश जी, बात करते हैं आपके सफर के बारे में। जी, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में उत्सुकता है कि ये नाम आया कैसे, इंसेक्टिसाइड इंडिया। मतलब ये इसका हिंदी पर्यायवाची कीटनाशक होता है। जी। जो पहला शब्द कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड, कैसे आपके दिमाग में इसकी आप उपज? कह सकते हैं कि बहुत जेनरिक नाम है इंसेक्टिसाइड जी इंडिया, जी। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में सोच थी, क्योंकि हमारी फैमिली कंपनी का नाम थोड़ा सा कुछ हटके होता था, जो हमारे एग्रोकेमिकल को डिनोट नहीं करता था। तो मुझे ऐसा लगता था, वो ज़माना था जिस वक्त सब कंपनीज के नाम इसी प्रकार से होते थे। गवर्नमेंट कंपनी थी हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स, या पेस्टिसाइड्स इंडिया एक कंपनी थी, हर्बिसाइड इंडिया भी एक कंपनी थी। तो एक ऑप्शन ही अवेलेबल था इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। तो आई कुड रजिस्टर दिस कंपनी इन 1996 इंसेक्टिसाइड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो मुझे ये था कि कभी जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपने कज़न के साथ आगे बड़ा, मतलब मेरा कज़न मुझसे काफ़ी छोटा था, कि जब वो बिजनेस ज्वाइन करेगा हम नई कंपनी बनाएंगे, ये इस नाम को अपनी जो हमारी फैमिली कंपनी है इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसको रजिस्टर करके रख लिया था। बहुत बढ़िया। पर मुझे बताइए, आपका जो सफर में देखता हूँ, खारी बावली से 2 टेबल से और 1800 करोड़ तक के एमडी का सफर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत एक्साइटिंग जर्नी है। मैं कहूँगा कि बहुत सबने साथ दिया नेटवर्क में। पापा की हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इज्जत है। आज भी लोग अगर मार्केट में जाते हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री में भी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारा कॉरपोरेट वर्ल्ड है या इवन मार्केट में नीचे वाले लोग हैं, इवन प्रोडक्शन टीम। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो देखा बहुत अच्छी इमेज है। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जहाँ पापा की इतनी अच्छी इमेज है, मैं अपने लिए जगह बनाऊँगा कैसे। तो मैंने सबके साथ जुड़ के काम किया, और जब काम करना शुरू किया तो लोगों ने कहा, भाई जैसा पिताजी वैसा बेटा। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो आई गॉट द एडवांटेज। तो मैंने लोगों को परेशानियां समझनी शुरू की और उनको सॉल्यूशन देना शुरू किया, चीज को टाला नहीं, कि जो भी है प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व कर दो, जैसे भी हो। आज 2 पैसे का नुकसान हो जाए या 2 पैसे का फायदा हो जाए, मैटर नहीं करता। लॉन्ग रन में हम पैसा कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे। मैं आपके 2-3 सवाल लेता हूँ जो आपके दोस्तों से बात करते समय या फैमिली से बात करते समय बड़े इंटरेस्टिंग किस्से रहे। क्योंकि राजेश अग्रवाल एज ए एमडी ऑफ आईएल एवरीवन नोज, पर राजेश अग्रवाल की पर्सनल लाइफ क्या है वो लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है, जितने भी आपके इंटरव्यू हुए हैं अभी तक। जी। जैसे आपके पोर्तुगल का एक किस्सा है कि आप पोर्तुगल में 15 लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, और रेस्टोरेंट के नाम को या शहर के नाम को लेकर मिसमैच था, फिर आपको किचन में जाकर खाना बनाना पड़ा। क्या कहानी थी वो? कई बार गड़बड़ हो जाती है। बेसिकली इंडियन फूड सबका खाने का मन था जी, और वो मिल नहीं रहा था जो चीज़ चाहिए थी जी। तो ठीक है, काम करना पड़ता है जब वी आर इन अ ग्रुप। बट आपने खुद जाकर खाना बनाया? जो कर सकते थे थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लिया। अब मैं बात करता हूँ इंसेक्टिसाइड इंडिया की। जी। क्योंकि ये आपके एक तरीके से बेबी है जो आपने 22-23 सालों में खड़ा करके एक जाइंट बन गया है अब। जी। आप रिसर्च को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं अपने पूरे ओवरऑल आर&डी में? अगर आप देखें, आपके 17 पेटेंट हैं, 12 पेटेंट पेंडिंग है। रिसर्च की क्या अहमियत है किसी भी एग्रोकेमिकल कंपनी के लिए? बहुत सारे लोग आपको आज देख रहे हैं करोड़ों की संख्या में। आप क्या संदेश देंगे? रिसर्च को लेकर कितना रिलेवेंस होना चाहिए? मैं कहूँगा कि बिना इनोवेशन के कोई बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता। जी। क्योंकि जो काम आप आज कर रहे हो वही कल करते रहोगे तो रिटर्न कम आता रहेगा। जी। अगर आपको रिटर्न को बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा, नया सीखना पड़ेगा। जी। और आज कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहता, कंज्यूमर सॉल्यूशन चाहता है। आई एग्री। कई बार वो सोचता है कि मुझे ये मिल जाए, और कई बार वो सोच भी नहीं पाता कि क्या मुझे ऐसी चीज मिल सकती है, इसका सोल्यूशन है कुछ। यस। तो आपको कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को समझना है, और उन दोनों को समझते हुए अपना जो आप सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पोर्टफोलियो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें लगातार इंप्रूवमेंट करते रहना, अपनी सर्विस में इंप्रूवमेंट करते रहना। तभी आप ज्यादा मार्केट शेयर पा सकते हो, और तभी आप जो मार्केट जिस स्पीड से ग्रो कर रही है उससे ज्यादा स्पीड से ग्रो कर सकते हो। तो मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। आप सरप्राइज होंगे सोच के, ये सुन के, कि मैंने 5 R&D सेंटर बना डाले हैं धीरे धीरे। 5 मेरे 3 केमिकल के R&D सेंटर हैं, 2 बायोलॉजिकल के R&D सेंटर हैं,
अब क्यों बनाता हूँ और खर्चा कितना करता हूँ, ऐसा भी कभी कभी मन में ख्याल आता है। तो मैं क्या बिल्कुल करता हूँ, इंटरेस्टिंग, मेरा सवाल यही था नेक्स्ट आपसे। जब मैं बड़े अपने प्लांट्स बनाता हूँ तो उस प्लांट में ही मैं R&D सेंटर बना देता हूँ। अच्छा, प्लांट में। तो आइडिया क्या रहता है कि प्लांट को सपोर्ट करेगा, प्लांट की जितनी भी लोकल रिक्वायरमेंट है जो अच्छे प्रोडक्ट को बनाना चाहता है, क्योंकि अगेन मेरा एक बिलीफ रहती है कि हर कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं करता। वो कंप्लेंट करने आपके पास नहीं आया, कंप्लेंट लोगों को, अरे भाई मत लेना, अच्छा नहीं है, मैंने इस्तेमाल किया था, मजा नहीं आया, अरे मत लियो, अच्छा होगा तो शायद वो कहे ना कहे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वी हैव टू गिव द, दे विल नॉट कम बैक टू यू। हाँ, द बेसिक वो बाजार में बातें फैलाएगा। यस यस। तो बेटर है कि वी हैव टू, ये बहुत बड़ी बड़े बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, ये जो आपने बात कह दी आज कि कंज्यूमर जी कंप्लेंट करने के लिए आपके पास नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, वो he'll go out and स्पीक, वो काम करना खुद आपको इस्तेमाल करना बंद कर देगा और लोगों को रिस्ट्रिक्ट करेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और पता भी नहीं चलेगा। यू बीइंग अ वेरी फियरलेस लीडर, आप अपनी कम्युनिटी को भी, अपने फेडरेशन के भी आप वाइस चेयरमैन भी हैं, उसको लीड भी करते हैं जी। आपने 2-3 बारी ये पब्लिक डोमेन में आके कहा है कि सरकार को कुछ चीजों में काम करना चाहिए, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके आपने ओपनली बात करी है, इसको लेकर डुप्लीकेसी डेटा पे जो है उस पे बात करी है, पर ये डायलॉग या संवाद आपका अभी तक डायरेक्ट स्थापित हो पाया है, इसका क्या सोल्यूशन आपको दिखता है? मैं हमेशा हर फोरम पे बात करने की कोशिश करता हूँ, गवर्नमेंट लेवल पे भी काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं इनको कन्विंस कर सकूं कि एग्रोकेमिकल एक चैंपियन सेक्टर है। मैं चैंपियन सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर हमने $4.5 बिलियन का इंडिया ने एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट किया है, और $4.5 बिलियन का, और लगभग $3.5 बिलियन का इंडियन मार्केट है, which is supposed to go 10 billion in हाँ, बढ़ जाएगा डेफिनेटली। और जो इंपोर्ट है वो लगभग $1.5 से $2 बिलियन का एग्रोकेमिकल होता है, तो इट्स अ पॉजिटिव सेक्टर, आगे बढ़ रहा है। तो उसको अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी तो बड़ा अच्छा काम होगा। मैं कई फोरम्स पे क्या बात करता हूँ कि हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्टीज है, इंडिया एज अ कंट्री। कई बार मैं इसको दूसरे तरीके से भी बोलता हूँ कि इंडिया की एक्सपर्टीज क्या है कि कॉपी कर लो, यानी अगर एक चीज है बन के सामने है, उसको बनाना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर एक नई चीज, नया सॉल्यूशन इन्वेंट करना है तो इन्वेंशन इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, जो इंडिया नहीं करती। एज इंसेक्टिसाइड इंडिया मैं कर रहा हूँ। मैंने 2012 में OIT एग्रीको कंपनी जापान के साथ कोलैबोरेशन किया था, एक JV बनाया, R&D सेंटर बनाया, वहां मैं न्यू प्रोडक्ट डिस्कवरी का काम करता हूँ, तो उसको अभी हम साइड पार्क करते हैं। लेकिन क्या मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पता है आपको जाना कहाँ है, तो इंडियन इज द फास्टेस्ट, दाएं बाएं कहीं से भी जाएगा, पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये पता नहीं है जाना कहाँ है तो हम खो जाते हैं। तो उसके लिए हमने सोचा इनोवेशन का रास्ता, तो इनोवेट करें, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं, अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस बनाएं, क्योंकि इन्वेंशन थोड़ा मुश्किल और महंगा काम है। तो इनोवेशन के लिए भी हमने R&D सेंटर बना डाले और इनोवेशन भी हम लगातार। पर सरकार से कुछ संवाद स्थापित हुआ? सरकार से आपने बहुत फोरम में भी बात करी है, सरकार और बिना डरे बात करी है। मैंने से बहुत कम देखा है कि इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन आगे तो प्रखर होकर ऐसी बातें करते हैं जैसे आप करते हैं, बिना डरे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर कोई संवाद आपका स्थापित हुआ अभी तक सरकार? बात बहुत बार की है, अभी भी मैं कर रहा हूँ। अभी मेरा क्या एक गैप है कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं तो एक पेटेंट मिलता है आपको, वो पेटेंट 20 साल के लिए वैलिड होता है और वर्ल्ड वाइड कंपनीज पेटेंट लेती है। तो आज इंडिया की कमी क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफ पेटेंट होते जा रहे हैं, यानी 20 साल भी पूरे हो गए, उसके बाद भी इंडियन कंपनीज को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन मिल रहा? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है फुल डाटा पैकेज आप यहाँ बनाओ, जिसके अंदर 50 या 100 करोड़ रुपए लगते हैं। मैं बोलता हूँ कि जब आप OECD आपने गाइडलाइंस साइन की हुई है, एक प्रोडक्ट यूरोप में बिक रहा है, अमेरिका में बिक रहा है, और वहां का प्रिंटेड डाटा है, तो जो लॉन्ग टर्म डाटा है, जिसको आपको जानवरों पे ट्रायल करना है, कुत्ते पे ट्रायल करना है, चूहे पे ट्रायल करना है, बड़े जानवर पे ट्रायल करना है, कैटल पे ट्रायल करना है, वो डाटा वो वाला ले लो। और जो बायोफिकेसी डाटा है, केमिस्ट्री डाटा है, जो छोटा डाटा है, वो डाटा हम कुछ करोड़ रुपए लगा के यहाँ जनरेट कर लेंगे, और वो प्रोडक्ट हमारे किसान को बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे अवेलेबल हो जाएगा। और ऐसा फार्मास्यूटिकल में कर रहे हैं। अच्छा, फार्मास्यूटिकल में अलाउड है कि वो प्रिंटेड डाटा को इस्तेमाल करके, और बाकी जो डाटा शॉर्ट टर्म डाटाज हैं, लॉन्ग टर्म डाटा करने की जरूरत नहीं, कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सौतेला व्यवहार क्यों है, क्यों नहीं वो सेम जो एडवांटेज फार्मास्यूटिकल को अवेलेबल है इंडिया में। और क्या हो रहा है ऐसे में कि फिर वो प्रोडक्ट मैं बना सक रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन देती है, उसके लिए मुझे कोई डाटा इकट्ठा नहीं करना। अगर मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, आई गेट द रजिस्ट्रेशन, तो बनाकर मैं बेच भी रहा हो सकता हूं,
हो सकता है मैं इन्वेंटर को ही दे रहा हूँ क्योंकि मेरा प्राइस कॉम्पिटिटिव है, बिकॉज इंडिया इज अ गुड मैन्युफैक्चरिंग बेस। और जब हम काम करने पे आते हैं क्वालिटी बना देते हैं, और मुझे काम तभी मिलेगा जब मैं अच्छा बनाऊंगा, सस्ता बनाऊंगा, प्रोसेसेस अच्छे होंगे मेरे, और क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा, वो मैं सब कर पाता हूँ। लेकिन जब इंडिया में नहीं बेच पाता तो मेरा प्रोडक्ट रेडीमेड से टेलर मेड हो जाता है, जब ऑर्डर आएगा तब बनाऊंगा। अगर वो मैं पूरा 12 महीने बना पाऊं तो जिस कॉस्ट पे मैं बना दूंगा उस कॉस्ट पे तो कोई सोच ही नहीं सकता। और किसान को अवेलेबल होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट जब इंडिया में ही बनना शुरू हो गया तो उस प्राइस पे किसान को मिलेगा नई टेक्नोलॉजी की चीजें। आज होता क्या है कि हमारा किसान आज बहुत हद तक जेनरिक्स ज्यादा यूज करता है। क्यों करता है? बिकॉज दे आर अफोर्डेबल। आज नई टेक्नोलॉजी चीज जब मोनोपोली है किसी की, तो मोनोपोली में जो विदेशी कंपनियां है वो बहुत महंगा उस प्रोडक्ट को बेचती है। तो एक आम किसान जाता है कई बार उसको लेने, लेकिन लेके आता है जेनरिक बिकॉज वो अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन एक बार जैसे इंडिया में एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिल गया तो इंडिया में मोनोपोली रहती नहीं है। इंडिया में एक कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिया, पैटेंट खत्म है, तो उसके बाद मी टू रजिस्ट्रेशन आराम से बहुत छोटे खर्चे में। तो मैं कहता हूं क्यों नहीं ऐसा करते, क्यों नहीं ट्रस्ट करते? आप इंडस्ट्री पे ट्रस्ट करो, इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी दो, रजिस्ट्रेशन दो, उन प्रोडक्ट को हम किसान के पास लेके जाते हैं। आप एक जगह पुरानी चीजों को हटाना चाहते हो, आप पेस्टिसाइड्स को बैन करना चाहते हो, तो आप बैन करिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन नई चीजों का रजिस्ट्रेशन करिए। अगर नई चीजों का रजिस्ट्रेशन देने में गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो वी कैन टेक दिस इंडस्ट्री टू न्यू हाइट्स। जो लोग देख रहे हैं आपको, कॉमन सिंपल लैंग्वेज में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो हम सब्जी खाते हैं घर में, जो हम चावल खाते हैं घर में, वो हमारे लिए कितना सुरक्षित है? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये उसी दवाइयों से निकल के आया कि नहीं आया? एक लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझा। मैं बिल्कुल, अगर आपको क्रूड बात करूं जी, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो जैसा हमारी नानी दादी करती थी जी, वो बेस्ट था जी। हमें क्या समझाते थे बचपन में? सीजन की सब्जी खाओ, सीजन का फ्रूट खाओ। और जो चावल या गेहूं है वो पुराना गेहूं, पुराना चावल ज्यादा अच्छा है। पुराना गेहूं, पुराना चावल ज्यादा अच्छा है। पुरानी सेइंग थी ना ये जी, कि पुराना होना चाहिए। अगर आप गेहूं नया ले आए तो गर्म है, उसको पानी में रखो, फिर सुखाओ, बाद में पिसेगा। आज तो हम रेडीमेड आटा लाते हैं, बिल्कुल, तो जमाना बदल गया। तो मैं सबसे पहले आपको, अगर हम बात करते हैं ब्रॉड मतलब सीरियल्स की और इनकी चावल की या दालों की, इनकी बातें करना चाहूंगा कि देखिए, किसान के खेत से और आपके किचन तक आने में इनको बहुत समय लगता है जी। 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो रेसिड्यू रहने का इनमें सवाल नहीं होता जी। तो दे आर फुल्ली सेफ जी। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो आज का मॉडर्न फैड है, हमें क्या लगता है कि सब्जी की शक्ल बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, 200 रुपए किलो मिलनी है, अभी खानी है भाई, आई कैन अफोर्ड इट। जो मैं एप्पल खाऊंगा वो 200 रुपए किलो वाला खाऊंगा, मैं हिमाचल का, कश्मीर का एप्पल नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा यूएसए का, मैं खाऊंगा ऑस्ट्रेलिया का। अब जो एप्पल ऑस्ट्रेलिया से चल के शिप से आया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में गया, फिर आपके पास कितने महीने लगे होंगे उसको आपके पास आने में। सही बात। वो उतने महीने से कोटेड रखा है जिससे कि वो खराब ना हो, और आप खा रहे हो। एक सब्जी का दाम 200 रुपए किलो है, मैं किसान को कैसे समझा सकता हूँ कि इसको पेस्ट को खाने दे? वो कहता है मैं 1 ग्राम भी पेस्ट को खाने नहीं दूंगा। अगर PHI मतलब प्री हार्वेस्ट इंटरवल किसी दवा का 5 दिन का है, उसने 2 दिन पहले भी डाल दी, तो वी हैव नो कंट्रोल। ऐसे में जब 200 रुपए किलो की सब्जी आपको मार्केट में मिलती है, तब किसान को भी उसको 60-70 रुपए केजी मिल रहा होता है। जब वो सब्जी 10 रुपए किलो में आपके पास आती है, तब किसान को 1 या 2 रुपए किलो मिल रहा होता है। उस टाइम पे मैं बोलता हूँ भाई दवा डाल ले, वो कहता है नहीं, कमाई नहीं है, दवा नहीं डालूंगा। अब मैं बात करता हूँ वापिस आयल पे। आपका लास्ट ईयर का जो हीरो प्रोडक्ट रहा शिनवा, जो हर तरीके की सुंडी प्रोटेक्शन करने में काम करता है, बट आपके जो रेवेन्यूज भी बढ़े, 15 करोड़ से 1800 करोड़ पे आ गए आप 1400 करोड़ से। बट क्या कारण है कि आपके जो प्रॉफिट है वो डाउन हुए हैं, और साइजेबल डाउन हुए? आपके प्रॉफिट आज तक आपकी कंपनी के जो भी मैंने बैलेंस शीट, इट वाज नेवर दैट मच डाउन। इसके पीछे रीजन क्या रहा? देखिए, बड़ा डिफिकल्ट साल रहा जी। अगर हम देखते FY 23 which is gone by, हाँ 2-3 साल पीछे मूवमेंट जी, तो कोरोना के अंदर चीज़ों के दाम बहुत बढ़े, तो हमारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं, उनके दाम बहुत बढ़ते गए, और ये एकदम से पिछले 4 महीने में दामों में फॉल आ गया। कुछ प्राइसेस 20%, 30%, कुछ 50% तक भी नीचे आ गए। तो मेरे पास जो रॉ मटेरियल्स थे उनके दाम एकदम से कम हो गए, और बाजार में अंडर प्रेशर हमें मार्केट प्राइस के हिसाब से चीजें बेचनी पड़ी, और उसकी वजह से M2M लॉसेज आ गए। प्रैक्टिकल लॉस नहीं हुआ, लेकिन मार्क टू मार्केट लॉसेज हमें बुक्स के अंदर अकाउंट फॉर करना पड़ा। तो जिसकी वजह से हमारी लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी थी वो लॉस में कन्वर्ट। ट्रस्ट जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, इससे पता चलता है। जब मैं बातें कर रहा था कि आपकी कंपनी में जो 1800 करोड़ कंपनी, आज भी लीगल डिपार्टमेंट नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। और उसका जो पार्ट भी ये है कि 2020 में एक किस्सा आया
कि आपके एक मैनेजर ने 20 करोड़ का फ्रॉड किया आपकी कंपनी में, तो आपका ट्रस्ट आज भी उतना ही कायम है कि कहीं हिला है? देखिए क्या होता है कि कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है जी कोई प्लान करके आपको सबोटाज कर सकता है जी तो डेफिनेटली मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ा जी एक आदमी 1 साल से ज़्यादा बिहाइंड बार्स रहा एक आदमी 2 साल रहा अभी भी मेरी लीगल कार्रवाई चल रही है स्टेट में और जी। मुझे लगता है कि हम उससे बाहर निकलेंगे जी मैं लीगल डिपार्टमेंट नहीं रखता हूँ कंपनी के रूल्स पे बिकॉज मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है अगर मैं कहीं जाके बैठ जाऊँगा सॉल्यूशन वैसे ही हो जाएगा तो हम लोग ये बात पे बिलीव करते हैं कि कुछ भी चीज़ अगर कहीं डिसएग्रीमेंट्स हैं तो उसको सेटल कर लो डिस्प्यूट को लंबा मत करो और कोई डिस्प्यूट ना बनाओ सिंपल है हम बात करते हैं कि ठीक है आपको आप जो पैसे लेने ले लो एंड क्लोज इट फॉर ऑल ट्रू उसके बाद आपकी एंट्री कंपनी में बंद जी आप मेरे साथ काम मत करो कोई बात नहीं जी तो उस बात से हम रीजनेबली चीजें सेटल कर लेते हैं मुझे लीगल डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती नहीं है पढ़ते हैं। मैं जाते जाते आपसे 2 सवाल और लेता हूँ जी कि आम धारणा है और मैं भी जिन लोगों से मिलता हूँ आपके ही एमडी सीईओस ओनर्स हैं बड़े बड़े बिजनेस के जी उनका सबसे बड़ा चैलेंज है जो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहते हैं कि यार हमारे नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में नहीं आ रहे। आई थिंक इन योर केस यू आर लकी दैट संस्कार पढ़ाई करके वापस आ चुका है ना उस आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले बिजनेस में आ चुका है। कृतिका इज डूइंग उनका अपना बिजनेस अच्छे से चला रही है। व्हाट डू फील अबाउट दैट? यू आर लकी दैट वे दैट योर देखिए डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस। लेकिन इसमें ट्रेनिंग बहुत एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है जी मैंने बिजनेस बचपन से सीखना शुरू कर दिया था मैं करता कुछ नहीं था लेकिन पेरेंट्स को देखता था अंकल को देखता था ग्रैंडफादर को देखता था तो बहुत कुछ सीखता था तो कंटिन्यूसली आई ट्राइड कि बच्चों को वो एक जो बिजनेस एटमॉस्फेयर है वो बचपन से मिले बिजनेस की समझ पता हो ये पता हो कि हमें आगे जाके करना क्या है क्या चैलेंजेस है कैसे काम करते हैं तो जहाँ जो कर सकते हैं तो मैंने वो नींव बहुत बचपन से उनके डालने की कोशिश की और डालता रहा जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बच्चे ने ऑलरेडी मन बनाया कि मुझे करना है ही न्यू दी चैलेंजेस कि पापा को सपोर्ट करना है बिजनेस करूंगा एंड ही हैज जॉइन। अब मैं खुद से ज्वाइन कर लिया उन्होंने जी अब डॉटर के बारे में बात करेंगे। शी इज आल्सो नाउ एंटरप्रेन्योर कृतिका शी हैज ओन कंपनी। उसने उसका डिसाइडेड था उसने शी डिड डिजाइनिंग मैं बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं करता क्या करना है वो डिजाइनिंग करना चाहती थी डिजाइनिंग करने के बाद उसने अपना कोर्स किया ये सब प्रोडक्ट डिजाइनिंग का जी अमेरिका भी गई मैंने जी। उसको अमेरिका भेजा नहीं था जी निफ्ट में करने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका चली गई अमेरिका से सीख के फिर उसने कहा मुझे अपनी कंपनी लॉन्च करनी है तो शी मेड हर ओन कंपनी बाय द नेम ऑफ कायरोस अपने बैग्स और बहुत सारे एक्सेसरीज उसने मार्केट में लॉन्च किए बहुत अप्रिसिएशन मिला आज भी डिजाइनर्स बहुत सारे उसका सामान यूज करते हैं बेचती है और उसकी शादी हो गई और बहुत जल्दी बच्चा भी हो गया जी लेकिन फिर भी अपना बिजनेस उसने कंटिन्यू रखा रिमोट से चलाती है लेकिन काम करती है। नाना बनने की आपको शुभकामनाएं। पर जाते जाते कि क्या फार्मर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि फार्मर्स भी क्या कर रहे हैं कि सब्जियों में जो पैदावार ज़्यादा बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग ज़्यादा होता है तो बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ फार्मिंग बैकग्राउंड ओनली तो आई अंडरस्टैंड बिट ऑफ इट ना। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो एग्रोकेमिकल कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये कई लोग के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इस बात का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा बेचता है। इंडिया सस्ता बेचता है और पूरी दुनिया को सस्ता बेचता है। जो सामान इंडिया बनाना शुरू कर देता है उस क्वालिटी का उस प्राइस पे बनाता है कि विदेशी बना नहीं पाते और फिर वो इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है दुनिया में। तो जब इंडिया से सस्ता सामान जा रहा होता है दुनिया में तो उनका जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट करने में तकलीफ आती है एट अ प्राइस बिकॉज जब सस्ता सॉल्यूशन अवेलेबल है आपको 100 रुपए में एक सॉल्यूशन मिल रहा है आप 1000 रुपए का क्यों लोगे जब तक कोई वैल्यू एड नहीं होगी बड़ी। तो दैट इज द चैलेंज विच पीपल आर फेसिंग जिसके लिए प्रोपेगेंडा इंडिया के खिलाफ हो रहा है। अब मैं अगर कंजम्पशन की बात करूं तो मैंने आपको बताया $3.5 बिलियन का इंडिया पेस्टिसाइड कंज्यूम करता है। वर्ल्ड की 15% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में। जो वर्ल्ड का मार्केट साइज है वो $65 बिलियन से ज़्यादा का है एग्रोकेमिकल का। तो $65 बिलियन का अगर आप 15% लगाते हैं तो $9 बिलियन से ज़्यादा होता है जी। हम इस्तेमाल कर रहे हैं $3.5 बिलियन, 1/3। और जो एग्रोकेमिकल का पर केजी कंजम्पशन है हमारे देश का पर हेक्टेयर वो भी बहुत कम है। आधा किलो से कम पर हेक्टेयर हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जापान जैसा देश 10 kg, यूरोप शायद 1 kg, अमेरिका 2 kg, चाइना 2 kg, तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं हमारे किसान की वी आर नंबर 2 इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। हमसे हमारा $3.5 बिलियन का मार्केट साइज है
ब्राज़ील, अमेरिका, ये 8-9 बिलियन डॉलर की मार्केट है। चाइना भी कुछ इसी टाइप का मार्केट है। चाइना इज नंबर 1 इन फूड प्रोडक्शन मान लेते हैं, लेकिन उसका नंबर 2 हम हैं। ब्राज़ील हमसे आधा फूड का उत्पादन कर रहा है और आधा फूड का उत्पादन करके हमसे 3 गुना ज़्यादा ऑलरेडी एग्रोकेमिकल इस्तेमाल कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग हमारा रैपिड फायर राउंड होता है जो सिर्फ 2 मिनट का होगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, 2 ऑप्शन देते हूँ, आप मुझे बताएंगे। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, चेस और क्रिकेट? चेस बोल सकता हूँ। चेस बोल सकते हैं आप। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इंडिया में क्या है? इंडिया में क्या है, जनरली मुझे सी पसंद है तो गोवा। गोवा जाना पसंद करते हैं आप, बिल्कुल। आपके फेवरेट डेज सप्ताह में कौन से हैं, सैटरडे या संडे, दोनों में से एक? सैटरडे में बिजनेस में यूज कर लेता हूँ तो सैटरडे ज्यादा फेवरेट है, संडे कई बार आराम में निकल जाता है। फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है आपकी? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय, ओके। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर अभी करंट में शाहरुख खान। शाहरुख खान आपको पसंद है। मूवी आपने लास्ट कौन सी देखी? मूवी मैंने हाल में देखी, नाम मुझे याद नहीं रहते हैं, लेकिन अभी तू झूठी मैं मक्कार। तू झूठी में मक्कार भाई। और खाना कौन सा पसंद है आपको ज्यादा? देखिए, मैं खाना सब कुछ खाता हूँ, जो कुछ भी एडिबल चीज़ें हैं सब खाता हूँ। मुझे थाई खाना पसंद है, चाइनीज़ पसंद है, इंडियन फूड भी अच्छा पसंद है, वैरायटी फ्यूजन फूड बहुत पसंद है। ओके। तो खाने में मैं सब कुछ खाता हूँ। फेवरेट सॉन्ग आपका, जब भी आप खुश होते हैं, कुछ उदास होते हैं, कोई 2 लाइनें जो आपको याद आती हो हमेशा? सब किसी का कुछ ना कुछ होता है, तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा रहा है हमेशा? देखिए, बचपन में एक फेज था जब मुझे लागा चुनरी में दाग बहुत पसंद था। लागा चुनरी में दाग, वाह। उसके बाद में मैं पल पल दिल के पास। सुपर, पल पल दिल के पास, यस। तो ये सॉन्ग्स चलते रहता है चीजें। करंट फेवरेट कौन सा रहा आपका? करंट में ऐसा कहना मुश्किल है कि कौन सा फेवरेट है, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे म्यूजिक और बहुत अच्छे गाने और बहुत ज्यादा आते हैं, तो ऐसा एकदम रिकलेक्ट नहीं होता एकदम से कि ये वाला इसको फेवरेट बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, आपने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, जैसे आप जाने जाते हैं एक फियरलेस लीडर की तरफ। जिस तरीके से आपने कंपनी की आगे वाली योजनाओं के बारे में बताया, आपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बताया, और क्या चैलेंजेस आपको आए और क्या करना चाहिए आने वाले लोगों को इस बिजनेस में घुसने के लिए, इस तरीके के बिजनेस घुसने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जैसा कि आपने देखा, आज हमने राजेश अग्रवाल जी से बात करी। राजेश अग्रवाल जी से जब हमने बात करी, हमने देखा कि फार्मर्स एजुकेशन में वो क्या काम कर रहे हैं, R&D में इनकी कंपनी क्या काम करी है, और किस तरीकों की भविष्य की योजनाओं में एग्री केमिकल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। और हम इनके कुछ मैसेज आज जरूर लेके जाएंगे जो मिनिस्ट्री तक जरूर पहुंचे। देखते रहिए गेम चेंजर विद MJ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।